नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 23 दिसंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 23 दिसंबर है आज और आज के न्यूज़ में सबसे पहला तो यही है कि भारत और न्यूजीलैंड, ये बड़ा ही सरप्राइजिंग रहा बहुत सारे लोगों के लिए कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में FTA साइन होगा। और FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2-3 दिन पहले ही भारत ओमान के बीच में CEPA साइन हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। CEPA का मतलब भी आपको समझाया था और FTA से CEPA किस तरह से अलग होता है उसका मतलब भी आपको समझाया था। इस FTA को ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश का इशू है, उसको भी ज़रा डिटेल में आज हम लोग समझेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, संसदीय समिति है विदेश मंत्रालय को लेकर के, उसने अपनी रिपोर्ट दी है बांग्लादेश से जुड़े हुए मुद्दों पर। उसको ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कल मैंने बोला था कि इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल जो ट्रस्ट है, चूँकि इलेक्टोरल बॉन्ड को पिछले साल ख़त्म कर दिया गया था, 1 साल उसको ख़त्म हुए भी हो गए हैं, तो उसके बावजूद जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत सारे चंदे मिले हैं। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है इसको ज़रा हम लोग समझेंगे डिटेल में। उसके अलावा एक और टॉपिक है जो आपके प्रीलिम से जुड़ा हुआ है, जापान का टॉपिक है, उसको भी समझेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला टॉपिक क्या है आज, इंडिया न्यूजीलैंड रैप FTA टॉक एम टू डबल ट्रेड इन 5 ईयर, मतलब 5 वर्षों में बातचीत संपन्न हो गई है। जो न्यूजीलैंड के राष्ट्र प्रमुख हैं उन्होंने अपने ट्विटर पर भी वीडियो शेयर किया था और भारत सरकार ने भी इसको बताया है कि बातचीत कंप्लीट हो गई है, अब साइन बस होना है और अगले 5 सालों में ट्रेड को डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड जो है, इसका फार्मिंग और ख़ास तौर से दूध से जुड़ा हुआ जो उद्योग है ना, ये बहुत ज़्यादा उन्नत है, बहुत ज़्यादा उन्नत है। तो इसमें भारत को छूट मिला है कि भारत न्यूजीलैंड से आयात होने वाले दूध पर ड्यूटी लगाएगा ही। उसके अलावा जो वस्तुएं हैं उस पर भारत सरकार ड्यूटी कम करने जा रही है। अगर दूध पर भी ड्यूटी कम कर दिया जाता तो भारत के जो लोकल डेयरी हैं वो बहुत बड़े चैलेंज का सामना करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन अत्यधिक है, आबादी कम है, जिसके कारण से सस्ते दूध प्रोडक्ट वहाँ से आ सकते थे। तो एक बहुत बड़े चुनौती को हटाते हुए हम लोगों ने FTA पर बातचीत पूरी कर ली है और यहाँ पर साइन भी अब होने जा रहा है। क्या है इसका तात्पर्य, इसके पक्ष विपक्ष में भी पॉइंट्स को समझेंगे। जरा भारत और न्यूजीलैंड के व्यापार को समझेंगे आंकड़ों सहित। यहाँ से सवाल क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने कई सारे देशों के साथ में FTA और व्यापार समझौतों पर बात की है या पूरी की है। इसके कारणों को बताएं, इसके कारणों को लिखें कि क्यों भारत सरकार इतना ज़्यादा CEPA, FTA इत्यादि पर जोर दे रही है, और इसके प्रभावों का विश्लेषण करें या इसके पक्ष और विपक्ष में मुद्दों को स्पष्ट करें। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ सकता है, तो वहाँ पर आपको पॉइंट्स आने चाहिए लिखने के लिए कि क्या क्या हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि UK के साथ हमने डील किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, न्यूजीलैंड के साथ हो गया है, UAE और ओमान के साथ में हमने किया है। इतने सारे देशों के साथ हम FTA जो कर रहे हैं या CEPA कर रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। जैसे ओमान के साथ CEPA किया है और इसके साथ FTA किया है। अगर 2 मिनट में आपको समझा दूं FTA CEPA, कल भी मैंने समझाया था, परसों भी समझाया था। हर रोज़ कुछ ना कुछ नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए बता दे रहा हूं। FTA में केवल ट्रेड की हम लोग बात करते हैं, यानी कि वस्तुओं का और सेवाओं के ट्रेड की हम लोग बात करते हैं, केवल व्यापार की बात करते हैं। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं, साझेदारी की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थोड़ा सा ज़्यादा विस्तारित होता है। वहीं पर FTA का दायरा तुलनात्मक रूप से छोटा होता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए व्यापार संबंधों की सबसे परफेक्ट होता है FTA। ठीक है, तो ज़रा देखिए क्या क्या इसमें कहा गया है। अब ज़रा उसको विस्तार से समझते हैं और लिखने लायक बनिएगा। जो भी टॉपिक पढ़िए उसको लिखने लायक बनना होता है। भारत और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता पूरी कर ली है, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करना है। न्यूजीलैंड से खराब न्यूज़ भी आ रही थी। न्यूजीलैंड में भी जैसे जर्मनी में, जैसे न्यूजीलैंड में एंटी इंडियन क्या कहा जाता है उसको, एक भावना उभर रही है। न्यूजीलैंड में भी भारतीय सिख जो हैं, भारत के बहुत सारे सिख रहते हैं वहाँ पर, इसके अलावा और भी जो आबादी रहती है उनके खिलाफ कुछ कुछ विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं। तो ऐसे इस माहौल में इस ट्रेड डील का साइन होना बहुत बड़ी चीज़ है।
इसके साथ में जब अमेरिका जैसे देश ने हम पर टैरिफ लगाए हुए हैं और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के प्रभाव वाले देशों में गिना जाता है, ऐसे में न्यूजीलैंड ने हमसे ट्रेड डील की है, अर्थात अमेरिका के आंखों के नीचे हमने ये डील कर लिया आसानी से, उसके न चाहते हुए भी। ठीक है, तो इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे। समझौते में 5,000 भारतीय पेशेवर के लिए नई वीज़ा पाथवे को भी शामिल किया गया है कि 5,000 भारतीय प्रोफेशनल्स, अब प्रोफेशनल किसी भी सेक्टर में हो सकते बंधुओं, वो आईटी के हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो इंजीनियर्स हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वो इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र से जुड़े हुए प्रोफेशनल हो सकते हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं। 5,000 जो प्रोफेशनल्स हैं उनको वीज़ा के लिए भी इस ट्रेड डील में साइन किया गया है। न्यूजीलैंड ने 15 वर्षों भारत में 20 बिलियन निवेश का वादा किया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए द्वार खोलेगा। न्यूजीलैंड में हम काफ़ी कुछ निर्यात और आयात वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि न्यूजीलैंड का मार्केट ही बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा देश है। व्यापार का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो 24-25 में लगभग में 8.24 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार है, जिसको बढ़ा करके 16 बिलियन डॉलर किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। 8 से 16 तो 2 गुना हो गया। भारत का निर्यात 4.42 बिलियन है और आयात 3.82 बिलियन है, यानी कि भारत बेचता ज़्यादा है और भारत खरीदता कम था। तो अब दोनों देशों ने जब ड्यूटी फ्री की है कई सारे उत्पादों को, तो इससे क्या होगा, खरीद बिक्री कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और न्यूजीलैंड की परचेजिंग पावर अच्छी खासी है। न्यूजीलैंड के लोगों के आबादी कम है लेकिन समृद्ध आबादी है, परचेजिंग पावर उनकी अच्छी है। तो जो अमेरिकन मार्केट के लिए हम गुड्स बना रहे थे, जो वहाँ पर हम नहीं बेच पा रहे थे, उसको हम आसानी से न्यूजीलैंड में बेच सकते हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर कहीं ना कहीं वैसी ही है वहाँ के लोगों की। ठीक है, टैरिफ कटौती की हम लोग बात करें तो न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों पर भारत 100% टैरिफ हटाएगा, यानी कि न्यूजीलैंड से 100 वस्तुएं आ रही थी तो उनमें से 95% भारत सरकार टैरिफ खत्म कर देगी, शून्य कर देगी उसको। इसी तो FTA कहा जाता है इसको। भारत के 70% निर्यात पर जीरो ड्यूटी एक्सेस वहाँ पर मिलेगा। भारत जो 100 सामान बेच रहा है तो उसमें 70 सामानों पर 0% ड्यूटी हमें मिलेगा, यानी कि हमारे सामान उचित दाम पर, कम दाम पर, विदाउट टैक्सेस इस प्रकार से बिक सकते। टैक्स तो होता ही है, ड्यूटीज़ नहीं होती है, टैरिफ नहीं लगाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, उत्पाद के दाम वही रहते हैं, कोई ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। आपको समझाता हूँ मैं एक चीज़ ज़रा, जो बिल्कुल जीरो से बच्चे शुरू कर रहे हो उनके लिए बता देता हूँ। होता क्या है FTA में बंधुओं, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, और ये दूसरा देश कौन सा हो गया, ये अपना न्यूजीलैंड हो गया। भारत में कोई सामान बना है तो उसकी कीमत 100 रुपये है। न्यूजीलैंड जब वो पहुंचा तो न्यूजीलैंड की सरकार ने 150 रुपये का टैरिफ लगा दिया, तभी 150 का बिकेगा वहाँ पर। ठीक है, सेम चीज़ भारत सरकार ने भी किया, वहाँ से आने वाले सामान को 150 में बेचा यहाँ पर। ठीक, अब जब FTA साइन करेंगे तो 50 रुपये हट जाएंगे, तो ये 50 रुपये हट जाए, यानी कि भारत का सामान जो 100 रुपये में था विथ टैक्सेज वहाँ पर 105 या 110 रुपये में बिक सकते हैं, क्योंकि टैक्स तो लगता ही है किसी चीज़ पर। वहाँ पर मार्केट में जैसे अपने यहाँ पर आप कोई भी सामान खरीदने जाएँ तो उस पर GST तो देना ही पड़ता है ना, तो GST तो लगेगा ही, वहाँ का जो टैक्स होगा वो तो लगेगा ही, लेकिन उसके बावजूद हमारे दाम जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 150 से 105 पर आ गए तो यानी कि 45 रुपये की कमी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से उनके सामान भी क्या होंगे, 105 रुपये में बिकेंगे भारत में। मान लीजिए 105, 106 या 100 रुपये में ही बिके, तो इसका क्या होगा असर, जो बाकी उत्पाद हैं भारत के बाज़ार में और न्यूजीलैंड के बाज़ार में, जो सेम वस्तु का दाम कहीं पर ज़्यादा पड़ रहा है किसी दूसरे देश से आने वाले का, और भारत से आने वाले सामान का दाम कम पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर भारत के सामानों को थोड़ी सी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी खरीदते समय में। बस यही होता है। इससे क्या होगा, वहाँ से डिमांड ज़्यादा आएगा, डिमांड ज़्यादा आने से सप्लाई ज़्यादा होगा। अब सप्लाई ज़्यादा करने से के लिए क्या चाहिए भाई, तो उत्पादन ज़्यादा करना पड़ता है। आफ्टर ऑल क्या होता है, तो जॉब क्रिएशन होता है, जॉब क्रिएशन होता है भारत में, जॉब क्रिएशन इससे संभावना बनती है। प्रधानमंत्री और वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने रखा है ना, वो दूध को एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो न्यूजीलैंड से आएंगे उन पर टैरिफ लगाया ही जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ के सस्ते डेयरी उत्पाद अगर हमारे देश में आ जाएंगे तो हमारे जो लोकल डेयरी इंडस्ट्री है हर जगह पे है, हर शहर में है, सहकारिया इंडस्ट्री चलती हैं कई सारे, जैसे अमूल हो गया, जैसे बिहार में सुधा हो गया, जैसे मदर डेयरी हो गया, नंदिनी हो गया दक्षिण भारत में। इस प्रकार से जो हमारे अपने डेयरी प्रोडक्ट हैं
वो उन कंपटीशन का सामना शायद ना कर पाएँ, जिसके कारण से धीरे धीरे करके हमारे अपने प्रोडक्ट देश से बाज़ार से बाहर हो जाते। इसलिए हमने क्या किया, उन पर टैरिफ बरकरार ही रखा है, उनको एक्सक्लूजन लिस्ट में रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़े दूध निर्यातक में से एक है न्यूजीलैंड, क्योंकि आबादी बहुत कम है, उत्पादन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर होता है। अब ज़रा इसके पक्ष विपक्ष को समझेंगे हम लोग कि क्या क्या है। व्यापार वृद्धि और बाजार पहुँच बढ़ेगा इसका। अभी मैंने समझाया भाई कैसे होगा। इस 100 रुपये का सामान जो है पहले 150 से बिकता, अब अगर 105 रुपये में बिकेगा, ये उदाहरण सहित समझाया, तो इससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। कल को आप गए किसी सामान को खरीदने के लिए 150 मिल रहा था, आज आपको 100 रुपये 105 रुपये मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आप उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे। निवेश और रोजगार का सृजन होगा। कैसे होगा अभी मैंने बताया है। और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड ने यह भी वादा किया है कि हम आने वाले समय में 20 बिलियन का निवेश करेंगे भारत में, अगले 15 वर्षों में हम करेंगे। खासकर निर्माण और सेवा क्षेत्र में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हम क्या करने जा रहे हैं, तो निवेश करेंगे। यह पहल जो है ये मेक इन इंडिया को कहीं न कहीं मजबूत करेगा। वीज़ा और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम वीज़ा में थोड़ी सी छूट देंगे, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए हम वहाँ पर छूट देंगे। STEM छात्रों को अवसर मिलेगा इससे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स छात्र जो होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा अवसर मिलेगा। रणनीतिक लाभ भी होगा इंडो पैसिफिक एरिया में। UAE और अमेरिका UAE समझौते के बाद आया है कि भाई UAE कर लिया हमने, ओमान कर लिया, अब न्यूजीलैंड से कर लिया हमने, और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा हो गया। तो इस पूरे एरिया में हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, व्यापारों को सुगमता बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सुगम होने से क्या होगा, हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका जैसे एक मार्केट पर कम होगी और हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो डाइवर्सिफाई होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक पहुंच बना सकेंगे। तब ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर अगर पहुंच होने से क्या होगा, कहीं पर एक जगह टैरिफ भी लग रहा है तो उसका कोई बड़ा नुकसान हमें नहीं देखना पड़ेगा, या अमेरिकी टैरिफ से जो नुकसान हुआ है उससे हम आसानी से उबर सकते हैं। क्योंकि UK के साथ भी हमने किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है, न्यूजीलैंड के साथ भी किया है, UAE के साथ भी, ओमान के साथ भी हमने व्यापारों को सुगम बनाया है। विपक्ष में देखेंगे तो दूध उत्पादों पर संरक्षण की कमी है। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा दूध निर्यातक है, भारत के दूध बाजार प्रवेश कर सकता है, जो भारतीय किसानों के लिए कहीं न कहीं खतरा बनेगा। आने वाले समय में अगर भारत सरकार न्यूजीलैंड को मिल्क से जुड़े हुए प्रोडक्ट को भारत बेचने की अनुमति देती है तो हमारे लिए कंसर्न का विषय हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ के अपने जो किसान हैं वो बहुत कम मार्जिन पर दूध बेचते हैं, तो उनके लिए यह घाटे का सौदा हो सकता है। ठीक है, व्यापार घाटा बढ़ने का भी एक जोखिम है कहीं न कहीं दोनों देशों के लिए। कृषि और पर्यावरण मानकों पर दबाव बनता है इससे। FTA में फाइटो सैनिटरी और पर्यावरण नियम पर सहयोग है, लेकिन न्यूजीलैंड के उच्च मानक भारतीय निर्यातकों पर बोझ डाल सकता है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि कहीं न कहीं ये चुनौती हमारे लिए पैदा करेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो खाद्य पदार्थ जाते हैं उसका स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तय किया हुआ, मानक बहुत ही ज़्यादा रखा हुआ है। अगर हमारे सामान उस स्टैंडर्ड पर नहीं खरे उतरे तो हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा कि हम उनको एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाएंगे। सीमित बाजार का आकार है, आबादी ही कितनी है, 11 लोगों की क्रिकेट टीम है, 2 उनके कोच हैं, 2-3 प्रधानमंत्री मंत्री हैं, इतनी ही तो आबादी है न्यूजीलैंड की। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ बहुत छोटा सा बाजार है, मतलब दिल्ली के चांदनी चौक उससे बड़ा बाजार है ना, मतलब आबादी के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। तो ये भी एक चुनौती है कि इतना छोटा सा बाजार, हालांकि कोई बात नहीं, बूंद बूंद करके ही सागर भरता है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, फुकुशिमा परमाणु डिजास्टर। आपने सुना होगा 2011 में जापान में बहुत बड़े स्तर की भूकंप और सुनामी आई थी, जिसके बाद से चेरनोबिल के बाद फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना जो है ये मानवीय इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना है। चेरनोबिल के पश्चात दुर्घटना की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद जापान जो है वो दुनिया का वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर प्लांट स्थापित कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है। जिस जापान में इतना बड़ा परमाणु दुर्घटना हुआ वो अगर इस चीज़ का साहस कर रहा है तो वाकई ये समझने लायक है कि क्या है ये इशू। फुकुशिमा आपदा कब हुआ था, तो 2011 में वहाँ पर भीषण भूकंप और सुनामी के कारण से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में बहुत बड़े स्तर की दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद से उसको बंद कर दिया गया था। ये बताया ही मैंने, सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। लेकिन फिलहाल जापान दुनिया का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट बना रहा है।
फुकुशिमा परमाणु आपदा के लगभग 15 वर्ष बाद जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशिवाजाकी करीवा को फिर से चालू करने का अंतिम कदम उठाया है और इसी को लेकर के मंजूरी वहां पर दे दी गई है और अब इसको शुरू किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। कहाँ पर स्थित है ये तो टोक्यो से 220 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और इसका नाम क्या है तो ये नाम भी याद रखिएगा, काशिवाजाकी करीवा इसका नाम है। इसको फिर से चालू किया जाएगा। आपदा क्या हुआ था भाई, तो पता ही होगा 2011 के भूकंप और सुनामी ने फुकुशिमा दाइची संयंत्र को तबाह कर दिया था, जो चेरनोबिल के बाद सबसे खराब परमाणु हादसा था। इसके बाद जापान ने 33 में से 14 रिएक्टर ही चालू किए ताकि आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो। इसमें संयंत्र का विवरण क्या दिया गया है, तो यह फुकुशिमा संयंत्र चलाने वाली कंपनी का पहला रिएक्टर होगा जो फिर से चालू होगा। इसमें 7 रिएक्टर हैं जो 8,212 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए कितना सारा बिजली होगा जिसको पैदा करने के लिए इतना बड़ा संयंत्र लगाया जा रहा है। तो छोटा सा प्रीलियम फैक्ट है जहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो जापान के टोक्यो के बगल में ही स्थापित किया जा रहा है, जो करीब 8,212 मेगावाट की उसकी क्षमता है और इसको स्थापित किया जा रहा है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, छोटा सा प्रीलियम फैक्ट था जहाँ से सवाल कई बार बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं क्योंकि उस टॉपिक से वही सवाल पूछता। चुनावी ट्रस्ट, इसको कहा जाता है इलेक्टोरल ट्रस्ट कहा जाता है। चुनाव में फंडिंग को लेकर के कुछ तरीके बनाए गए हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड था इससे पहले जो 2015-16 में शुरू किया गया था। अरुण जेटली जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे और उन्हीं के दौर में इलेक्टोरल बॉन्ड को शुरू किया गया था, जिसको पिछले साल असंवैधानिक करार दे दिया गया और उसको बंद कर दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को। तो उससे पहले से ही एक प्रणाली चली आ रही थी जिसको इलेक्टोरल ट्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्टोरल ट्रस्ट। उसी ट्रस्ट के जरिए अब फिर से पैसा दिया जाता है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है, डिफरेंस क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्टोरल ट्रस्ट में, उसको ज़रा समझते हैं। क्योंकि कल के न्यूज़पेपर की हेडिंग यही थी कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड भले बंद हो गए हों लेकिन जो रूलिंग पार्टी हैं उनको फंडिंग कम नहीं हुई है बल्कि फंडिंग 50% से बढ़ ही गया है उनका। इसी को लेकर के हेडिंग में न्यूज़ में आया था ये। इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, क्या पता यहाँ से प्रीलियम में पूछे आपसे। 2013 में शुरू किए गए चुनावी ट्रस्ट गैर लाभकारी संस्थाएं हैं जिन्हें दानदाताओं से धन एकत्र करने और उन्हें राजनीतिक दलों वितरित करने के लिए स्थापित किया गया था। ये ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विनियमित होते हैं। इस अधिनियम की धारा 25 अब नए कंपनी अधिनियम 2013 में धारा 8 किसी भी कंपनी को इस योजना के तहत एक चुनावी ट्रस्ट स्थापित करने की अनुमति देता है कि पैसा ले लिया कंपनियों से या जो भी दान देता है, जो भी दान करता है, और उसको कहाँ पर दे दिया भाई, तो जिनको जिस पार्टी को वो देना चाहते थे उसको दे दिया। इसी को इलेक्टोरल ट्रस्ट कहा जाता है। ट्रस्ट कहा जाता है। ट्रस्ट छोटी सी संस्था मान सकते हैं। ज़रा समझते हैं डिटेल में कि क्या है। दान के लिए पात्रता, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 7 CA के तहत निम्नलिखित संस्थाओं से चुनावी ट्रस्ट को दान देने की अनुमति होती है। भारतीय नागरिक, भारत में पंजीकृत कंपनियां, फार्म, हिंदू अविभाजित परिवार या भारत में रहने वाले व्यक्तियों के संघ जो हैं वो इसमें दान कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक हो, पंजीकृत कंपनियां हो, कोई भी फार्म हो, हिंदू अविभाजित परिवार हो, भारत में रहने वाले व्यक्तियों का संघ हो, वो इनमें से कोई भी दान दे सकते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट को। दानदाताओं को दान करते इसमें अपना पैन नंबर निवासियों के लिए और पासपोर्ट नंबर NRI के लिए प्रदान करना आवश्यक होता है। अगर आप भारत के बाहर रह रहे हैं, NRI हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन हैं, तो आपको पासपोर्ट देना पड़ता है। और अगर आप भारत में ही रह रहे हैं, निवासी हैं, यहाँ के नागरिक हैं, तो आपको पैन नंबर देना पड़ता है। राजनीतिक दलों को दान, चुनावी ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि कम से कम 95% उन पात्र राजनीतिक दलों को दान करना होता है जो 1951 के तहत हैं पंजीकृत। इसीलिए पार्टियों को ये धन प्रदान कर देती है। पंजीकरण, नवीकरण, चुनावी ट्रस्टों को अपना पंजीकरण और संचालन जारी रखने के लिए प्रत्येक 3 वित्तीय वर्ष में नवीकरण के लिए भी आवेदन करना पड़ता है। चुनावी बॉन्ड और चुनावी ट्रस्ट में अंतर क्या है, तो ज़रा इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। अभी तक चुनावी बॉन्ड से तो सवाल पूछा गया है, चुनावी ट्रस्ट से सवाल नहीं पूछे गए हैं और मेंस में भी नहीं पूछा गया है। तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिए। देखिए क्या है चुनावी बॉन्ड, विनिमय कौन करता है, तो RBI,
एसबीआई और चुनाव आयोग द्वारा विनियमित होते थे कौन से चुनावी बॉन्ड? आरबीआई और एसबीआई। आप मुझे बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये दोनों समान है क्या? रिजर्व बैंक तो बैंकों का माई बाप है इस देश में, उसको एसबीआई के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया गया था चुनावी बॉन्ड में कि एसबीआई भी कर सकता है, आरबीआई भी कर सकता है ना। कंपनी अधिनियम द्वारा विनियमित ये चुनावी ट्रस्ट की बात करें हम लोग, चुनाव आयोग और आयकर विभाग द्वारा निगरानी की जाती थी। इसमें बैंकों का कोई खास योगदान नहीं था। बैंकों के योगदान कम होने से सरकार का पकड़ कम हो जाता है। ठीक है। चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य दानदाताओं की पहचान गुप्त रखते हुए दान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, और चुनावी ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य दान राशि को एकत्रित करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है कि कौन सी कंपनी किसको बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है। जैसे टाटा जो है उसने करीब में बहुत सारा पैसा 600 या 700 करोड़ दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बदले में बताया जा रहा है ऐसा कि जो सेमीकंडक्टर चिप जैसे निर्माण की जो भारत सरकार के प्रयास हैं उसमें थोड़ा सा टाटा को आगे किया जा रहा है। तो गिव एंड टेक होता है पॉलिटिक्स में, हम आप तो कुछ हैं ही नहीं। कर लाभ, दानदाता धारा 80 जीसीसी के तहत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने दान दिया है तो आप उसको आयकर रिटर्न में दिखा दीजिए तो आपको कर में थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। इसमें ट्रस्ट के माध्यम से दान करने वाले दानदाताओं को दान पर कर से छूट प्राप्त होती है, इसमें भी होती थी। परिचालन, दान सीधे बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिया जाता है। इसमें ट्रस्ट में दान राशि एकत्र करते हैं और उसे राजनीतिक दलों में वितरित करते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट काम करता है। दान प्रकटीकरण, दानदाताओं की पहचान गुप्त रखी गई है। इसमें पहचान सार्वजनिक रूप से प्रकट की जाती है जिससे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है? दानदाता और प्राप्तकर्ताओं की गुमनामी, कॉर्पोरेट जगत के अप्रत्यक्ष प्रभाव को लेकर के चिंताएं मौजूद थी चुनावी बॉन्ड में, जबकि इसमें क्या है, सारा विवरण सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बनी हुई रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत बांग्लादेश संबंधों का नवीनीकरण, और ये मीम आप देख ही रहे हैं कि क्या है, छोटा आदमी गुंडई करना चाहता है तो करने दो, क्या मुंह लगाना, अपने बराबर में क्या बिठाना। तो वही चीज़ यहाँ पर भारत के संसदीय समिति की रिपोर्ट में देखा गया है। रोज़ ही नई धमकी आती है बांग्लादेश से कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। बताओ, बिहार को भी अपना हिस्सा बताते हैं। बिहार कभी आए नहीं है, इसलिए इस तरह की गुस्ताखी करते हैं। ज़रा समझते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। जो विदेश मामलों पर काम करती है संसद की अस्थाई समिति, ठीक है, इसमें पक्ष विपक्ष के जो सांसद हैं वो शामिल होते हैं, और यहाँ पर विदेश मंत्रालय उसके अधिकारी उपस्थित होते हैं और फिर बताते हैं संसदीय समिति के समक्ष में कि क्या क्या हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और हम क्या क्या कदम उठाने वाले हैं। इन सब चीज़ों पर बात होती, फिर उस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिसमें बताया जाता है कि हाल में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में क्या क्या कंसर्न आए हैं। ठीक है, पूरे संसद को उससे अवगत करवाया जाता है, जिसके बाद से पूरे संसद उस पर विचार विमर्श भी होता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डिबेट होता है, सरकार से सवालें पूछी जाती कि आपने क्या किया। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए संसदीय स्थायी समिति जो है अपना रिपोर्ट जारी करती है। भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य नामक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है। क्या नाम है रिपोर्ट का? भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य, फ्यूचर भारत बांग्लादेश संबंधों का। बांग्लादेश में हालिया घटनाएं भारत के 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरी है। सबसे बड़ा चैलेंज बनकर 1971 के बाद से सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए बन गया है बांग्लादेश, जो फिलहाल में इतना बड़ा इशू उभर रहा। थोड़ा सा डिटेल में बांग्लादेश के जन्म की कहानी भी आपको समझाता हूँ। नहीं पता होगा जो मैं बताऊँगा उसमें से बहुत सारी चीज़ आपको नहीं पता होंगी। आपको तो बस पता होगा कि भाई पाकिस्तान है, वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। ऐसी बात नहीं है। दरअसल पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ ना बंधुओं, भारत की आज़ादी के समय भी, उसमें जो दरअसल अगर मुझसे पूछा जाए तो पंजाब भले ही पाकिस्तान का हिस्सा है अभी भी, लेकिन वहाँ के मुसलमानों से ज़्यादा जो मुसलमान इसमें शामिल थे पाकिस्तान के निर्माण में, वो यूपी और बिहार के उस समय के बंगाल के मुसलमान शामिल थे, जहाँ पर आंदोलन को सबसे ज़्यादा गति मिली थी, देश को बांटने वाले आंदोलनों को। तो बांग्लादेश में बहुत बड़ी आबादी वो उन मुस्लिमों की भी है जो बिहार से, बंगाल से, यूपी से और इन रीजन से, देश के पूर्वी भाग के रीजन से पलायन करके गए। अब बिहार से तो उस समय पाकिस्तान जाना आसान नहीं था, तो उनको लगा कि देश के दोनों तरफ पाकिस्तान बन रहा है, इधर ना जाके इधर जाया जाए, क्योंकि कल्चरल रूप से इधर ही थे वो कनेक्टेड। इसलिए बांग्लादेश की मैक्सिमम जो आबादी है उसमें से उनके रूट कहीं न कहीं बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्र के देश के पूर्वी भाग के जो मुसलमान जो जाना चाहते थे पाकिस्तान, उनसे कहीं न कहीं कनेक्टेड है। ठीक है,
उसके बाद से बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जन्म एक ही चीज़ से हुआ है, रेडिकल इस्लामिक जो विचारधारा उस समय देश के विभाजन के समय उभरी थी, उसी से इन दोनों का जन्म हुआ है। लेकिन विभाजन के बाद एक अच्छी चीज़ हुई, मतलब 1971 के बनने के बाद से बांग्लादेश के साथ में एक अच्छी चीज़ ये हुई कि बांग्लादेश में ऐसी सरकारें आई जिन्होंने उस रेडिकल तत्वों को कहीं न कहीं दबाया और वहाँ पर लोकतंत्र की जड़ों को काफ़ी गहरा किया गया। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, वहाँ रेडिकल तत्वों को कहीं न कहीं बढ़ावा ही दिया गया और उसके साथ में मिलिट्री को भी कहीं न कहीं प्रमोट किया गया। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोकतांत्रिक ढांचे को प्रमोट किया गया। जो शेख हसीना है, शेख हसीना को सबसे बड़ी, ठीक है भ्रष्टाचार बहुत किए इन्होंने, इनका भी एक प्रकार के तानाशाही रवैया था, बहुत सारे इन्होंने जुर्म भी किए वहाँ पर, विपक्षी पार्टियों पर इत्यादि, चुनाव में भी धांधली हुई, सब कुछ सही है, कुछ भी इल्ज़ाम ऐसा गलत नहीं है शेख हसीना पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी ना कि इन्होंने रेडिकल तत्वों को, जो रेडिकल तत्व जो हमेशा से ही मौजूद थे बांग्लादेश में, उसको इन्होंने कभी भी उभरने नहीं दिया, जिसके कारण से बांग्लादेश हमेशा ही ग्रोथ करता रहा। HDI काफ़ी अच्छी थी, इकॉनमी ग्रोथ उसकी शानदार थी, मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी आगे आया था और वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए थे, जिसके कारण से पूरी दुनिया में उसकी तारीफ़ होती थी, क्योंकि रेडिकल तत्व जो थे वो दबे हुए थे। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को वहाँ से भगाया गया और विदेशी गठजोड़ से, तो जितने ये रेडिकल तत्व थे वो सारे उभर करके सामने आ गए। अब उनके उभर के सामने आने से क्या हुआ, जो एक सॉफ्ट विचारधारा थी, लोकतांत्रिक विचारधारा थी, जो एक सही विचारधारा थी, वो दब गई और अब कट्टर इस्लामिक रेडिकल जो हैं वो तत्व हावी हो रहे हैं। अब फरवरी में उनका इलेक्शन होना है, तो निश्चित तौर पर इलेक्शन से भी वही रिजल्ट निकलेगा। जब भीड़ का तंत्र बन जाता है, उसको कोई संभालने वाला भी ना हो, तो फिर इसी प्रकार का देश होता है। अच्छा खासा बढ़ रहा देश अभी कुछ नहीं कर रहा है, केवल बदनाम ही हो रहा है। सारे व्यापार, सारे निवेश, सब कुछ हवा में बह उड़ गया और कुछ भी नहीं बचा इनके पास में। जैनजी आंदोलन सही हो सकता था, लेकिन खुद ही से खुद को इन्होंने बर्बाद कर लिया है। अब ज़रा डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव भारत के 1971 के बाद सबसे बड़ी क्षेत्रीय चुनौती प्रस्तुत करता है। रीजनल रूप से हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज उभर करके सामने आया है, क्योंकि अभी तक भारत के पूर्वी हिस्सा हमेशा से ही शांत रहता था, वहाँ से कोई भी भारत को चैलेंज देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन भारत को अब पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों तरफ से हमें चैलेंज देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण से कहीं न कहीं हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को थ्रेट महसूस हो रहे हैं। संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए भारत और सभी हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करना, संवेदनशील मुद्दों पर पारदर्शी प्रबंधन करना, रणनीतिक प्रभाव सुनिश्चित करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारी प्रदान करना आवश्यक है। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने केवल शेख हसीना के साथ में अच्छे संबंध रखे थे, जबकि BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, जो क्या नाम है उनका, जो बीमार भी थी, अभी भूल गया मैं उनका नाम। वो देखिए, दो महिलाओं का तंत्र रहा, एक शेख हसीना है और एक खालिदा जिया है, हाँ, तो वो भी बीमार भी चल रही थी, तो उनके साथ भी हमें वार्तालाप स्थापित करना चाहिए था। जबकि वो चीन समर्थक मानी जाती हैं, शेख हसीना भारत समर्थक मानी जाती हैं। ज़रा समझते हैं कि क्या क्या हालिया घटनाक्रम है और क्या क्या चैलेंजेस देखे जा रहे हैं। मूलभूत राजनीतिक पुनर्संरेखन क्या हुआ है, वहाँ पर जो पार्टी थी रूलिंग और जो शासन सत्ता चलाने वाले लोग थे, उनको ही उखाड़ करके फेंक दिया गया, जिसके बाद से वहाँ पर ऐसे प्रकार के तत्वों की वापसी हुई जो रेडिकल हैं, जिनके साथ बातचीत आसान नहीं है और वो किसी न किसी विशेष कट्टर विचारधारा से प्रभावित हैं। कहीं न कहीं पाकिस्तान जैसी विचारधाराओं से वो प्रभावित माने जाते हैं। बाहरी प्रभाव की तीव्रता, बांग्लादेश का चीन के साथ गहरा रणनीतिक जुड़ाव, जैसे भारत के चिकन नेक के पास और भी कई सारे एयरफील्ड का उन्नयन किया उन्होंने हाल ही में। पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंध, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। भारत विरोधी प्रदर्शन और सांप्रदायिक हिंसा होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा उस्मान हादी की मृत्यु के बाद से वहाँ पर किस प्रकार से हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है। लिंच तो लिंच ही होता है, गलत ही होता है, चाहे अपने देश में हो चाहे बगल के देश में हो। आज का ही इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन क्या है भाई, तो अखलाक को मारा गया था उत्तर प्रदेश में लिंच करके, तो उसके दोषियों को उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं छूट देने जा रही है। तो ये भी तो गलत मैसेज है। आप बगल पड़ोसी देश से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सही कार्रवाई करें और आप अपने देश में क्या कर रहे हो।
ठीक है, वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन एक ही जगह अनजस्टिस होता है ना, तो पूरे मानवता के लिए वो जस्टिस नहीं होता है। एक भी जगह अन्याय पूरे मानवता के लिए अन्याय होता है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो या न्यूजीलैंड में हो, चाहे वो केरल में हो। कल केरल में एक आदमी को, छत्तीसगढ़ के एक आदमी को लिंच कर दिया गया बांग्लादेशी होने के शक में। 50 से ज़्यादा उसके शरीर में फ्रैक्चर पाए गए, मर गया वो आदमी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रेडिकलाइजेशन किस प्रकार से होता है। एक जगह की घटना सभी जगहों पर फैल जाती है। एक किताब है लज्जा, आपने शायद पढ़ा है कि नहीं, तस्लीमा नसरीन नाम है शायद उनका, उन्होंने लिखा है 1991 जो भारत में बाबरी मस्जिद गिरा था, उसके बाद से बांग्लादेश में बहुत भीषण स्तर के दंगे हुए थे, बहुत सारे वहाँ पर हिंदुओं को मार दिया गया था। एक जगह का रेडिकलाइजेशन पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को, पूरे रीजन को कहीं ना कहीं रेडिकलाइज करता है, पूरे रीजन को सांप्रदायिक बना सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक जगह का अन्याय सभी जगहों के लिए अन्याय होता है। एक के साथ अगर जस्टिस नहीं हो रहा है तो किसी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। ओके, ज़रा समझते हैं भारत की मानवीय प्रतिक्रिया। भारत ने बोला है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ भारत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी आश्रय दिया हुआ है, जिनको बांग्लादेश में मृत्युदंड की सज़ा दी गई है, लेकिन भारत ने उनको सौंपने से मना कर दिया, क्योंकि भारत सरकार ने बोला है कि हमें आपके न्याय तंत्र पर अभी विश्वास नहीं है, जो कंप्लीटली रेडिकलाइज हो गया है। मुख्य द्विपक्षीय मामले लंबित हैं, जैसे महत्वपूर्ण गंगा जल संधि 1966 का नवीकरण दिसंबर 2026 में होना है, लेकिन बांग्लादेश के साथ औपचारिक बातचीत अभी तक शुरू ही नहीं हुई है, इसलिए इस पर भी नवीनीकरण को लेकर के कुछ भी बात नहीं बन पाई है। सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव, एक नई पीढ़ी जो वर्ष 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से कम जुड़ी है, ऐसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही जो अक्सर भारत के प्रति संदेहपूर्ण रहते हैं। और इसी संदेह की स्थिति में कहीं न कहीं क्या हो रहा है, तो ऐसे तत्व भर करके आ रहे हैं जो कट्टर हैं, जो इतिहास को नहीं समझते हैं और उसी प्रकार से फैसले लेते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, ये भारत है, भारत का पंजाब का रीजन है ये, और ये पाकिस्तान का रीजन है। तो पंजाब के बहुत सारे सिख परिवार जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में उतना ख़राब नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि वो वहीं से आए हैं और वो लास्ट पीढ़ी हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद हम वो भावना, हमारे देश के ये जो लोग हैं, वो भावना कभी भी अपने वहाँ के लिए जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे कि हम उसी देश से आए हैं। तो ये पीढ़ी जब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तब जो थोड़ी बहुत भी भावना बची हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसी प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में क्या है, तो बांग्लादेश में वैसी पीढ़ी जो 1971 के इतिहास से जुड़ी हुई है, जिन्होंने देखा है कि इंडिया ने क्या मदद किया था, किस प्रकार से मदद करते आए हैं, वो जनरेशन जब एंड हो जाएगी तो सहानुभूति वाला जो दौर था वो ख़त्म हो जाएगा। जनरेशन के चेंज होने के कारण से जब रिलेशन चेंज होता है तो वो इसी का उदाहरण आप समझिएगा। बांग्लादेश में हो रहे इन घटनाक्रमों पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, भू राजनीतिक और सुरक्षा प्रभाव आपको पता ही है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इत्यादि। आंतरिक सुरक्षा भी इससे कहीं न कहीं प्रवासन और घुसपैठ का जोखिम बढ़ेगा, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से अशांति है वहाँ पर, तो उसका निश्चित तौर पर हम पर प्रभाव पड़ने जा रहा है। कूटनीतिक प्रभाव, शेख हसीना को आश्रय देना प्रत्यार्पण से जुड़ी दुविधा और हस्तक्षेप के आरोपों को जन्म दे सकता है, जो दे भी रहा है, और भारत के खिलाफ नफरत को कहीं न कहीं बढ़ा रहा है। अगर शेख हसीना उस दिन उड़ करके अमेरिका चली जाती तो भारत के लिए शायद इतनी नफरत नहीं होती। आर्थिक प्रभाव भी होगा। भारत बांग्लादेश बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध में थे। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहा था, तो वो कमज़ोर होगा तो इससे क्या होगा भाई, हमें दुनिया में और बाज़ारों की तलाश करनी पड़ेगी। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इस पूरे टॉपिक को मैंने आपको प्रभाव बताया है, ये है बांग्लादेश, जो उसका मैपिंग तो मैंने कितनी बार करवाया है, इसको ज़रूर याद रखें। हालांकि आने वाले 50 सालों में ये डूब ही जाएगा। ये जो इन्होंने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पहली बात तो लैंड लॉक्ड है नहीं, क्योंकि भारत का हिस्सा है भाई, और दूसरा डूब जाएगा बांग्लादेश और समुद्र की सीमा त्रिपुरा तक आ जाएगी। तो उसके बाद तो समुद्र से डायरेक्ट टच हो जाएगा वो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण से बांग्लादेश काफ़ी निम्न भूमि पर स्थित है और सच में डूब जाएगा ये। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। वीडियो देखने के लिए कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।